हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर चैप्टर है, उसके लिए हम बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर प्रकार का बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा में आना पॉसिबल है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उस संदर्भ में आज यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने लगभग 25 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछे गए हैं उन सब को पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए, आपको कहा गया है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है q, दूसरा है q+1, तीसरा है 2q और तीसरा है 2q+, चौथा है 2q+1। गणित के प्रत्येक प्रश्न में ही उसका आंसर ज़्यादातर छिपा होता है, इसलिए आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। जितने ध्यान से और गहराई से पढ़ोगे उतना ही आपको आंसर सटीक देने में आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ कहा गया है किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। समपूर्णांक, देखो मैं ना यहाँ कई सारे पूर्णांक लिखता हूँ, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ सारी बातें। मैं यहाँ कई सारे पूर्णांक लिख रहा हूँ, ठीक है, 6, 7। मैंने यहाँ कुछ समपूर्णांक भी लिखे हैं और कुछ विषम पूर्णांक भी लिखे हैं, ठीक है। हमें इनमें से विषम को नहीं लेना है, हमें समपूर्णांक बताने हैं। अब प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या हो सकता है हम ये देखेंगे। देखो, ये जो समपूर्णांक है इसको 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। ये जो समपूर्णांक है इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये जो समपूर्णांक है इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अगर हम 8 लेते तो 2 गुणा 4 लिख सकते थे। यानी प्रत्येक समपूर्णांक 2 से गुणा करने पर बन जाता है। अगर आप विषम पूर्णांक को भी 2 से गुणा कर दोगे तो वो भी सम बन जाएगा। ये देखिए, विषम पूर्णांक को 2 से गुणा कर दो तो ये भी सम बनता जा रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ समझने के लिए एक बात क्या है कि यहाँ q का मान कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सम हो या विषम हो। लेकिन अगर हम इसे 2 से गुणा करा दें तो अब q का मान कुछ भी हो, 2 से गुणा करने पर इसका मान हमेशा एक समपूर्णांक ही रहने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2q करेक्ट होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप बताइए। देखो, जब आप यहाँ पर q का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं और उसमें आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो अभी मैंने आपको समझाया कि समपूर्णांक बन रहा है। परंतु यदि किसी भी समपूर्णांक में 1 जोड़ दिया जाए या फिर उसमें से 1 घटा दिया जाए तो जो पूर्णांक बचता है वो विषम पूर्णांक होता है कि नहीं होता है। आप खुद देखिए, 6 में से 1 घटा दीजिए 5 आ जाएगा। 4 में से 1 घटा दीजिए या 1 जोड़ दीजिए तब भी विषम पूर्णांक आएगा। 10 में 1 जोड़ दो या 1 घटा दो तब भी विषम पूर्णांक आ जाएगा। 14 में से 1 घटा दो तब भी विषम पूर्णांक आ जाएगा। यानी विषम पूर्णांक का जो व्यापक रूप होना चाहिए वो होना चाहिए 2q+1 या फिर 2q-1। अब हमारे पास इनमें से ऑप्शंस में कौन सा है। ऑप्शन में है 2q+1। यहाँ q की जगह पर p का प्रयोग किया गया है, इसलिए 2p+1 लिख देंगे और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। समझ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है संख्या 716 को आगे इसमें रिक्त स्थान दिया है से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 और शेषफल 23 प्राप्त हो। तो आपको भाजक का पता यहाँ नहीं है, भाजक का पता लगाना है। देखिए, भाज्य क्या है। भाज्य ये दी गई संख्या है। थर्ड क्वेश्चन के लिए भाज्य है
716 और भागफल भी दिया हुआ है, भागफल है 21 और शेषफल भी दिया हुआ है, शेषफल है 23। और हम जानते हैं कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य की जगह पर हम 716 रख देंगे, भाजक के स्थान पर भाजक ही रहने दीजिए क्योंकि भाजक हमें ज्ञात करना है। भागफल 21 है और शेषफल 23 है। सबसे पहले इस 23 को 716 में से माइनस कर देंगे और इस 21 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो भाजक होगा या फिर कहें आंसर होगा। 6 में से 3 घटाओ 3 बचते हैं, 11 में से 2 घटाओ 9 बचते हैं, इधर 6 बचेगा और बटे में 21 आ जाएगा। 6 और 3 9 और 9 18, 3 से काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और इसको 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 33 आ रहा है यहाँ पर और 33 हमारे ऑप्शन सी में हमें दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ जोड़े दिए गए हैं संख्याओं के। इनमें से कहा है कि इनमें से सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। ध्यान दीजिए, एक बार पिछली वीडियो में मैंने आपको सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा बताई थी, दोबारा बताता हूँ। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका बिचौलिया केवल 1 होता है, समझ रहे हो, यानी जो केवल 1 से डिवाइड होती हैं, 1 ही उन दोनों को डिवाइड कर सकता है, अन्य किसी संख्या से में डिवाइड नहीं होती हैं। ऐसी संख्या युग्म को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। या फिर दूसरी परिभाषा में ऐसे समझे कि वे संख्याएं जो 1 के अलावा अन्य किसी संख्या के पहाड़े में एक साथ न आती हों, या फिर 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी डिवाइड नहीं होती हों, ऐसी संख्याएं ही कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो अब अगर हम देखें 14, 35, 18, 25, 31, 93 और 32, 922। अब मैं आपको बाई ऑप्शन समझाता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 4 को। ऑप्शन ए दिया हुआ है 14, 35, बी दिया हुआ है 18, 25, सी दिया हुआ है 31, 93, डी दिया हुआ है 32, 922। देखो ये जो 14 और 34 है, 14, 35, 14 7 से कट जाता है और 35 भी 7 से कट जाता है। यह अभाज्य संख्या युग्म नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या युग्म केवल 1 से कटती है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको देखो सी को 31 या 93 होते हैं, ये तो 31 के ही पहाड़े में 93 आ रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। और इनको देखिए, ये 32 है, ये 922 है, दोनों के अंत में सम संख्याएं हैं, इसलिए ये दोनों 2 से कट सकती हैं और जो 2 से कट जाएंगी उसको हम सहअभाज्य नहीं कहेंगे। सहअभाज्य संख्याएं वो होंगी जो एक साथ किसी संख्या से नहीं कटेंगी 1 के अलावा, और ऐसी संख्याएं हैं 18 और 25। 18 और 25 दोनों एक साथ किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, दोनों एक साथ किसी भी संख्या से नहीं कट सकती, तो इसलिए ये युग्म सहअभाज्य संख्या युग्म हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 20 तथा 25 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। देखिए पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, एक संख्या है हमारे पास 20 और दूसरी संख्या है हमारे पास 125। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 20 और 125 से भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। यहाँ एक शब्द आप जो देख रहे हैं बड़ी से बड़ी, ये शब्द जहाँ पर भी आ जाता है, बड़ी से बड़ी कहें
या फिर अधिक से अधिक कहें या फिर महत्तम कहें, ये शब्द सीधा सीधा आपको बताता है कि यहाँ आपको HCF ज्ञात करना है, यानी मैसे ज्ञात करना है। लेकिन मैसे के लिए एक दुविधा है। मैसे तभी ज्ञात होता है, आपने यूक्लिड विभाजन में भी समझा होगा, जब शेषफल 0 प्राप्त हो। शेषफल 0 प्राप्त होने पर जिस संख्या से भाग दे रहे होते हैं वही HCF होता है। लेकिन यहाँ तो शेषफल बच रहे हैं भैया, यहाँ शेषफल बच रहे हैं 5 और 8। तो 5 और 8 शेषफल जो बच रहे हैं, पहले उन शेषफलों को घटा दीजिए, फिर यहाँ पर आपको 0 प्राप्त होगा और आप में से ज्ञात कर सकोगे। तो यहाँ 15 आ गया और यहाँ घटाओ तो कितना आएगा, 117 आएगा। ठीक है। अब आप इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। HCF निकालने के कई सारे तरीके आपको पता हैं, उनमें से जो पहला तरीका है उसको हम ज्ञात कर रहे हैं। पहला जो तरीका है उसको प्रयोग कर रहे हैं। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27। ठीक है। तो यहाँ अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 और 39 दोनों को एक साथ काट दे, अर्थात ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं बच गई हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इसको यहीं रोकना होता है और जो इसका HCF होता है वो 3 निकल कर आएगा यहाँ पर, क्योंकि 3 से भाग देने पर ये इस तरह की सिचुएशन में आ रही थी। तो यहाँ पर 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर 20 को भाग दूँ तो 5 शेष बचेगा, 125 को भाग दूँ तो 8 शेष बचेगा। इस तरह से अगर हम ढूंढें तो हमारा कौन सा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 8 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। ये आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य है। अब सबसे पहले इसको लिख लेते हैं और फिर मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ कि किस तरह से आप इसका पता लगाते हैं यह भाज्य है या नहीं है। देखो, ये संख्या दी गई है आपको, इसमें 2 पद हो रहे हैं। एक पद तो ये है और दूसरा पद ये है। दोनों पदों को ध्यान से देखिए और क्या ये देखिए कि क्या इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमें 2 और 11 दोनों कॉमन नज़र आ रहा है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 2 और 11 कॉमन ले लिया। 17 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 2 तो गया यहाँ से, और प्लस यहाँ बच गया 1, यहाँ से ये दोनों ही कॉमन आ गए। तो ये 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है। आप इनकी गुणा करा लीजिए। 5 अट्ठे 40 और 17 चौका 68, 680 और 1 681, ये इस तरह आ गया। ठीक है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 11 और आप इसके गुणनखंड करके लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिख तो नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, केवल हमें सत्य असत्य बताना है। अगर सिद्ध करना हो तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड करके लिखोगे। अब देखिए, यहाँ जैसे ही आपने इसको ऐसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया तो हम कह सकते हैं कि चूंकि यह संख्या अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या की डेफिनेशन यहाँ से एक और समझ लीजिए क्या होती है। एक तो डेफिनेशन आप सीधी सीधी ये जानते हैं कि जो संख्या 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है और स्वयं से भी विभाजित हो सकती है, उसको हम भाज्य कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्याओं की दूसरी परिभाषा ये निकल कर आती है इस क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद कि जिस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है उसको भी हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो चूंकि हमने इस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है तो यह एक भाज्य संख्या हो गई और हमारा कथन सत्य कथन हो गया, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। समझे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें कहा गया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी।
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में 0 दिया गया है जो कि अभाज्य संख्या नहीं होती है। दूसरे ऑप्शन में 2 दिया गया है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और सी ऑप्शन दिया गया है 1, डी ऑप्शन दिया गया है 8। तो हमें सीधा सीधा पता है कि 8 जो है वो 2 से भी विभाजित होती है और 4 से भी विभाजित होती है, इसलिए ये अभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2 वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें हमें दिया गया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या दी गई है 156 और इसका अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात कर लेना है। 2 मिनट भी नहीं लगते अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में। 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13। तो 2 की घात तो 2 हो गए, गुणा 3 हो गए, गुणा 13 हो गए। अब ढूंढिए ये किस ऑप्शन में आपको दिया गया है। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 आपको दिया गया है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि 26 और 156 का लैस 156 है तो मैं से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें दिया गए हैं 2 संख्याएं, दोनों संख्याओं की गुणा करा लेते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन सामने उपस्थित होता है, दोनों संख्याओं की गुणा कराकर बराबर मैं से गुणा ले से लिख देते हैं। तो मैं से गुणा ले से, मैं से हमें ज्ञात नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर मैं से लिखा है, लेकिन ले से हमें ज्ञात है 156, तो यहाँ पर मैंने 156 लिख दिया है। हम देख रहे हैं 156 दोनों तरफ है, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो जो बचेगा वो में से होगा। तो 26 इसका में से है और 26 हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। संख्या दी गई है बेटा 144, इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दोगे 9 बार, फिर 3 से काट दोगे 3 बार और 3 से काट दोगे 1 बार। 2 को गिनो, 1 2 3 4, 2 की घात हो गई 4, 3 की घात हो गई 2। अब घातों को आपस में जोड़ लो। 4 और 2 कितने हो गए? 4 और 2 हो गए 6। तो घातों का जो योग है वो हो जाएगा 6 और 6 हमें दिया गया है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी में। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें संख्या 0.120120000120012 4 टाइम 0 का दशमलव प्रसार पूछा है, कैसा होगा। देखिए यहाँ जो दशमलव प्रसार आपको दिया गया है वो है 0.1201200001200 के बाद 4 टाइम 0 आना चाहिए, है ना। तो 1 2 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। ये प्रसार कैसा है? आपने 3 प्रकार के प्रसार पढ़े। पहला शांत प्रसार, दूसरा अशांत परंतु आवर्ती प्रसार और तीसरा पढ़ा अशांत परंतु अनावर्ती प्रसार। और ये तीसरे प्रकार का ही प्रसार है। यहाँ 1 2 0 के बाद 1 2 00 आ रहा है या फिर 000 आ रहा है और 1 2 000 के बाद 1 2 4 टाइम 0 आ रहा है। यानी यहाँ एक निश्चित क्रम में संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई है और ये 3 डैश दिखाते हैं कि ये प्रसार अशांत है। जब भी प्रसार अशांत हो और अनावृत्ति हो तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। हमें क्या पूछा है यहाँ पर? हमें पूछा है कि ये किस प्रकार की आवृत्ति है, किस प्रकार का प्रसार है। तो ये अशांत अनावृत्ति प्रसार है। अब आपको ऐसा प्रसार देकर क्वेश्चन तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर सकता है और आपको पूछ सकता है कि ये जो प्रसार है ये परिमेय संख्या का है या फिर अपरिमेय संख्या का प्रसार है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रसार अशांत होगा और साथ ही साथ अनावृत्ति होगा, जिस तरह का ये है
ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या। इसके अलावा अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत परंतु आवर्ती है तो वो परिमेय होती है। याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ये बात सच है या झूठ है पता लगाना है। देखिए 14,587, ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपको समझा रहा हूँ। 14,587 दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है 1250। जब भी बात शांत दशमलव की आती है, शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने की आती है, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड लगाते हैं। और वो शॉर्ट मेथड है कि हम हर जो दिया हुआ होता है उसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 0 का 0। 5 से फिर काट दो, पंजे पंजे 25, 0 एज इट इज। 5 से फिर काट दो, 5 एकम 5, 0 एज इट इज। फिर इसको 5 से काट दो, 2 आ जाएगा। फिर 2 से काट दो, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप 14,587 के नीचे इस 1250 की जगह पर लिखो 1 2 3 4, 5 की घात 4 गुणा 2। ठीक है, अब हमें इसका शांत दशमलव प्रसार शॉर्ट मेथड से ज्ञात करने के लिए इसके जो हर है, हर को 10 के रूप में लेकर आना है। और उसके लिए देखो, जैसे यहाँ 5 है, 5 को किससे गुणा करूँ जो 10 हो जाए? 2 से। तो इधर हम गुणा करेंगे 2 से, लेकिन 5 की घात 4 थी इसलिए 2 की घात भी 4 लगानी है। 2 को किससे गुणा करूँ जो 10 बन जाए? 5 से। तो यहाँ पर हम 5 से और गुणा करा देते हैं। जिससे गुणा हम हर को करवा रहे हैं उसी से गुणा अंश को भी करवाना होता है। तो इसी संख्या से, ये जो संख्या है इससे ही गुणा अंश को करा दीजिए। 14,587 गुणा, देखिए 2 की घात 4 16 के बराबर होता है और ये 5 के बराबर होता है। याद रखिए केवल अंश में रखी गई संख्याओं को ही इस तरह से घात खोलकर लिखना है। नीचे 5 दूनी 10 की घात 4 लिख दो, गुणा 2 पंजे 10 लिख दो। ठीक है, अब 16 पंजे हो गए 80, तो 14,587 गुणा हो गए 80 बटे 10 की घात 4 गुणा 10। इस 1 0 से ये 1 0 काट दो, 8 सती 56 हो गए, हासिल 5, 8 64 और 5 69, हासिल गए 6, 8 पंजे 40 और 6 46, हासिल 4 गए, 8 चौक 32 और 4 36, हासिल 3 गए, 8 एकम 8 और 3 11 और बटे 10 की घात 4 का मतलब है 1 के आगे 4 जीरो। अब हम नीचे 1 के आगे जितनी जीरो है ऊपर उतने ही अंक गिनते हैं और डेसिमल लगा देते हैं, तो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। अब गिन लीजिए क्या दशमलव के बाद 4 स्थान हैं? 1 2 3 4। हाँ जी बिल्कुल है। और क्वेश्चन ने भी हमें यही कहा था कि क्या इसका दशमलव प्रसार 4 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, तो ये बात सत्य साबित हो गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, सत्य। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को हम लिख लेते हैं क्योंकि इनके माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सी शांत दशमलव में लिखी जा सकने वाली एक संख्या है। सी ऑप्शन है 227 बटे 625 और डी ऑप्शन है 625 बटे 462। पहली विधि समझने की ये है कि इनमें से कोई एक ही ऑप्शन ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसी संख्या का चुनाव अपने माइंड से कर लेना है जिसमें आपको लगे कि जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 या 2 या 5 अथवा 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या मुझे ये प्रतीत हो रही है। सबसे पहले इसी का निरीक्षण करते हैं। इसका जो हर है उसको ले लीजिए बस 625। इसके अभाज्य गुणनखंड करो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, पंजे पंजे 25, 5 एकम 5। हम देख रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 5 5 5 आया है। या तो केवल 5 आए या फिर 2 आए या फिर 5 व 2 दोनों आए तो दशमलव प्रसार होता है बेटा शांत, अन्यथा की स्थिति में दशमलव प्रसार होता है अशांत। सपोज दैट यहाँ कोई 3 से काटना पड़ जाए या फिर 7 से काटना पड़ जाए या 11 से काटना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में दशमलव प्रसार हो जाता है अशांत। अगर 2 और 5 ही दोनों नज़र आ रहे हैं या फिर केवल 2 नज़र आ रहा है या फिर केवल 5 नज़र आ रहा है तो दशमलव प्रसार होगा शांत। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन में यही जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। आप खुद देख सकते हैं यहाँ 3 आ जाएगा, इसलिए ये अशांत होगा। और इसमें भी 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, परिमेय संख्या 33/2 की घात 2 × 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त हो जाएगा। देखो बड़ा सरल क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, कैसे पहचान करते हैं इसकी। देखो 2 की घात 2 × 5 हमें दिया गया है, नीचे जो हर आपको दिया गया है वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है। आप टोटल अभाज्य गुणनखंड गिन लीजिए, 1 ये रहा, 2 ये रहे, 2 की घात 2 है ना तो 2 होंगे, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड हो गए 3। इसका मतलब जब हम इसे सॉर्ट मेथड से करेंगे तो नीचे 3 जीरो बन जाएगी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया भी था कि किस तरह बनती है। तो यहाँ 3 जीरो बनेंगी, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो 3 अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांकों q और का अस्तित्व है कि q और r का अस्तित्व है कि a = bq + r, जहाँ r निम्नलिखित को अवश्य ही संतुष्ट करेगा। r के लिए जो 4 शर्त दी गई हैं, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे से, उनमें से कौन सी शर्त ठीक है आपको ये पता लगाना है। घबराइए मत, पहले इसको मैं अच्छी तरीके से आपके दिमाग में घुसाता हूँ। देखो एक संख्या है मेरे पास 26 या फिर 36 ले लेते हैं इसे, एक संख्या 36 है और मैं इसे भाग दे रहा हूं एक संख्या 5 से। 5 सत्ते 35 चल जाएगा और 1 बचेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये 36 क्या होता है। ये 36 भाज्य होता है कि नहीं होता है। ये 5 क्या कहलाता है, 5 भाजक कहलाता है। 7 क्या कहलाता है, 7 भागफल कहलाता है। और 1 क्या कहलाता है, 1 शेषफल कहलाता है। अब अगर यूक्लिड के अकॉर्डिंग देखें तो भाज्य को a से निरूपित किया जाता है। ठीक है, और भाजक को इन्होंने b से निरूपित किया है। भाजक को b से निरूपित किया है, शेषफल को r से निरूपित किया है और भागफल को q से निरूपित किया है। यूक्लिड कहते हैं कि a = होता है bq + r। तो r के लिए कौन सी शर्त अवश्य होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिए, क्या यहाँ कोई संख्या 5 से बड़ी शेषफल बच सकती है, नहीं बच सकती। सपोज दैट अगर यहाँ 6 बचता तो हम फिर से 5 एकम 5 चला देते। तो सबसे पहली बात हमें ये पता लगती है कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। कहीं कहीं पर ऐसी परिस्थितियां होंगी कि ये 0 ही बचेगा। तो ये जो r है इसके लिए सीधी सीधी शर्त ये है कि ये जो r है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। 0 के बराबर होता है किसी किसी क्वेश्चन में, या 0 से बड़ा होता है, जैसे यहाँ 1 आ गया है। लेकिन ये कभी भी इस b से, इस भाजक से बड़ा नहीं हो सकता।
इससे ये छोटा ही होगा, इसीलिए r लेस देन b का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऐसा हमें डी ऑप्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है प्यारे बच्चों? ऐसा हमें डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए? 16वां प्रश्न देखो, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होगी यदि n एक पूर्णांक संख्या है या फिर प्राकृत संख्या है या फिर विषम संख्या है या फिर सम संख्या है। चेक कर लेते हैं ज़रा। n² - 1 ये 8 से विभाज्य कब होगी? देखो n का मान हम 0 से रखना शुरू कर लेते हैं। कोई शर्त इसमें है? नहीं है कोई शर्त। तो n का मान 0 से अगर हम रख कर देखना शुरू करें तो ये -1 होगा। फिर n बराबर अगर हम 1 रखें तो ये 0 होगा। n बराबर अगर हम 2 रखें तो 2 दूनी 4 -1 ये 3 हो जाएगा। n बराबर 3 अगर हम रखें तो 3 तिया 9 में से 1 गया 8 रह जाएगा। n बराबर 4 अगर हम रखें, 4 चौक 16 में से 1 गया 15 आ जाएगा। n बराबर 5 अगर हम रखें, 5 5 25 में से 1 गया 24 आ जाएगा। n बराबर 6 अगर हम रखें, 6 6 36 में से 1 गया 35 आ जाएगा। n बराबर 7 अगर हम रखें, 7 7 49 में से 1 गया 48 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए इनमें से कौन कौन 8 से विभाजित हो सकते हैं। ये 8 से विभाजित हो जाएगा, ये 8 से विभाजित हो जाएगा, ये 8 से विभाजित हो जाएगा, ये 8 से विभाजित हो जाएगा। कब? जब n का मान 7 है यानी विषम है, जब n का मान 5 है यानी विषम है, जब n का मान 3 है यानी विषम है, जब n का मान 1 है यानी विषम है। तो n² - 1 8 से विभाज्य तब होगा जब n विषम संख्या होगी, विषम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विषम पूर्णांक। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहा गया है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान कितना होगा? देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन नंबर 17 को करने के लिए 65 और 117 का HCF आपके पास होना चाहिए। उसी को आप फिर 65m - 117 के रूप में लिखेंगे। तो पहले इनका LCM ज्ञात करते हैं। ये दोनों संख्याएं 13 से विभाजित हो जाएंगी। 13 पंजे 65, 13 नब्बे 117। यहाँ से आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 1 7 5 और 9 को काट सके। तो ऐसी सिचुएशन में HCF आ गया 13। ठीक है, अब इस 13 को इस रूप में व्यक्त करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 13 बराबर, चूँकि मुझे यहाँ 65 नज़र आ रहा है तो मैंने यहाँ पर 65 लिख दिया है। लेकिन प्यारे बच्चों 13 65 के बराबर नहीं होता है। ये आप भी मैं भी सब जानते हैं जो गणित पढ़ते हैं। तो ऐसे में मुझे इस 65 में से कोई ऐसी संख्या घटानी है कि 13 बच जाए। तो 65 में से मैं 13 को ही घटा लूँ पहले। यहाँ 2 यहाँ 5 बचेंगे तो हमें इसमें से अगर 52 घटा दें तो ये 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझते जाइएगा ध्यान से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 52 नहीं है, 117 है। अब मजबूरन मुझे यहाँ 52 की जगह पर 117 लिखना पड़ा। लेकिन 52 117 के बराबर नहीं होता, इसलिए मुझे 117 में से कोई ऐसी संख्या घटानी है जो घटाने पर 52 दे दे। तो इस अवस्था में 117 में से 52 ही घटा कर देख लो। यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 6 बचेंगे। तो 65 ऐसी संख्या है जो हम 52 की जगह पर 117 में से घटा कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 65 यहाँ है, ये माइनस का चिन्ह अंदर एंटर करिए, माइनस माइनस प्लस बनाइए और यहाँ 65 लिख दीजिए। अब ये 65 और 65 जोड़ मत दीजिएगा। ये 65 और 65 को 65 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। वैसे भी 130 आएगा, ऐसे भी 130 आएगा। माइनस 117। अब जरा इससे कंपेयर कीजिए इसको।
65m माइनस 117, 65 गुणा 2 माइनस 117। तो m के स्थान किसने लिया है? m का स्थान लिया है प्यारे बच्चों 2 ने। तो ये आंसर होगा। और अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया है वह बड़ी से बड़ी या फिर कहें सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रम से शेषफल 5 और 8 प्राप्त हैं, कौन सी होगी? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं दी हैं 70 और 125। शेषफल बच रहे हैं 5 और 8। जब 70 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 बच रहा है और 125 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 8 बच रहा है। तो हमें उस संख्या का पता लगाना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी शब्द से हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ HCF ज्ञात करना है, लेकिन HCF के साथ दुविधा ये होती है कि उसमें शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो हम शेषफल का इलाज पहले बना देते हैं। पहले शेषफल को हटा दो, यहाँ 65 रह जाएगा और यहाँ 117 रह जाएगा। ठीक है। अब ये जो दोनों संख्याएं बची हैं, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन्हीं दोनों का हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। देखो 13 से काट दो इन्हें, 13 पंजे 65 हो जाएगा और 13 नम्मे 117 आ जाएगा। तो HCF निकल कर आया 13। तो ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी है जिससे अगर मैं इस 70 को भाग करूं तो शेषफल 5 आएगा और 125 को भाग करूं तो शेषफल 8 आएगा। ऐसी संख्या 13 है और 13 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड में भी इसको पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 19 में हमें एक तो a = x³ y² दिया हुआ है और b = xy³ दिया हुआ है और हमें इन दोनों का HCF पूछा है। HCF ऑफ AB कितना होगा? तो इसके लिए हमें करना क्या है, सरल सा काम है। HCF के लिए पदों की हम निम्नतम घातें लेते हैं और LCM के लिए उच्चतम घातें। तो x की निम्नतम घात दोनों को देखो तो निम्नतम x की घात 1 है जो b में दी गई है और y की निम्नतम घात y² है जो कि a में दी गई है। तो xy² जो होगा इसका सही आंसर होगा और xy² हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें p = दे दिया है ab² और q = दे दिया है a³ और हमें पूछा है LCM बताओ AB का कितना होगा। मैंने अभी आपको बताया कि LCM के लिए बड़ी घातें लेते हैं। तो a की बड़ी घात है 3 और b की बड़ी घात है 2, तो a³ b² हो जाएगा और ऐसा हमें ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन 21 देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है कि जहाँ भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या गुणा होंगे या भाग होंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे, तो हमेशा आंसर अपरिमेय ही आएगा। या फिर अपने हम दूसरे तरीके से समझे तो जब भी परिमेय और अपरिमेय की लड़ाई होगी तो विजय हमेशा अपरिमेय की ही होती है, क्योंकि अपरिमेय भारी पहलवान हो जाता है परिमेय के आगे। ठीक है, तो अपरिमेय आएगा और हमें अपरिमेय किस में दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या होगी। 1 से 10 तक की संख्याओं में दोनों सम्मिलित है, सम भी विषम भी। सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ हमने एक शब्द पकड़ लिया है, वो शब्द है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कि हमें यहाँ LCM निकालना है। तो हमें संख्याएं क्या दी गई हैं? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर है 22। इस क्वेश्चन नंबर 22 में हमें संख्याएं दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक की संख्याएं दी गई हैं। हमें इनका LCM ज्ञात करना है।
तो चलिए पहले हम इन्हें 2 से काट देते हैं। 1 एज इट इज आएगा, 2 एकम 2, 3 जो का त्यों, 2 दूनी 4, 5 जो का त्यों, 2 तिया 6, 7 जो का त्यों, 2 चौक 8, 9 जो का त्यों, 2 पंजे 10। अब हम फिर इसे 3 से काट देते हैं। 1 जो का त्यों, 1 जो का त्यों, 3 एकम 3, 2 जो का त्यों, 5 जो का त्यों, 3 एकम 3, 7 जो का त्यों, 4 जो का त्यों, 3 तिया 9 और 5 जो का त्यों हमने लिख दिया है। अब फिर इसे 2 से काट देते हैं। 1 जो का त्यों, 2 एकम 2, 5 एज इट इज, 7 एज इट इज, 2 दूनी 4, 3 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब हम इसको दोस्तों 5 से काट देते हैं। 1 1 1 1, 5 एकम 5, यहाँ भी 1, 7 2 3 5, यहाँ तो 1 आएगा क्योंकि हमने इसे 5 से काट दिया है। अब यहाँ 3 संख्याएं बची हैं, 7 2 और 3। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों एक साथ किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, अर्थात किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो आगे हमें इसको और काटने की आवश्यकता नहीं है, हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। इधर से गुणा कराना शुरू कर दीजिए और इधर तक गुणा कराते चले आइए। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 कराइए गुणा। 2 तिया 6 दूनी 12 पंजे 60 और 60 यहाँ हो गए, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 यहाँ हो गए, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, तो 2520। 2520 हमें ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कहा है 8 की घात n का अंत किस संख्या पर नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन नंबर 23, 8 की घात n का अंत किस संख्या पर नहीं हो सकता। 0 पर या 5 पर या 0 और 5 पर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो पहले तो हम इस 8 को 2 की घात 3 लिख दें, चलेगा, या 2 की घात की घात में गुणा करा दीजिए, 2 की घात 3n हो जाएगा। अब आप n का मान कुछ भी ले लीजिए, बाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेकर देखते हैं। यहाँ पहले n का मान 0 अगर लेते हैं तो 2 की घात 0 बराबर 1 हो जाएगा। n की घात 2 ले लेते हैं तो 2 की घात 2 तिया 6 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 की घात 6 किसके बराबर होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 64 के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप n का अलग अलग वैल्यू लेते जाइए और यहाँ देखते जाइए, इसके अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा और ना ही कभी 5 आएगा। ठीक है, तो इसका अंत 0 और 5 पर नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। कई बार बता चुका हूँ, अब तो आप ही बता दीजिए। अपरिमेय होता है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 1600 तथा एलसीएम 320 है, एचसीएफ बताओ। गुणनफल 1600 दे दिया पहले ही, एलसीएम 320 दे दिया, गुणा एचसीएफ। हमने फॉर्मूला प्रयोग किया, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक 0 से एक 0 काट दीजिए, 16 से काट दीजिए 10 बार, 16 से काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दीजिए 5 बार, एचसीएफ निकल कर आया प्यारे दोस्तों 5। और 5 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। समझे। तो ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इनमें सम्मिलित थे जो आगे आने वाली परीक्षाओं में शामिल किए जा सकते हैं और आपको देखने को मिल सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में।
सभी को वन बाय वन हमने सीखा, सभी के तरीके सीखे, डीप नॉलेज प्राप्त की। उम्मीद है वीडियो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 से, जो कि है बहुपद, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो वो भी रहने वाला है, क्योंकि उसमें आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।